अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ हमने जो गुफ्तगू करनी है उसमें सबसे पहला मौजू है तुर्की, और फिर उनसे बात करेंगे जो टांक में डेरा इस्माइल खान कम टांक की जो सीट है 25 पे इलेक्शन हो रहा है उस पर भी, जिसमें अब तक तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है, और फिर जो नया विटनेस प्रोटेक्शन कानून बन रहा है सिंध में उस पर भी बात होगी, और फिर लाहौर में जो बच्ची के साथ ज्यादती का दर्दनाक वाक़या है उस पर भी, उसके कुछ मजीद पहलुओं पर बात होगी, और फिर क्या तालीमी इदारे भी अब दहशतगर्दी की आमाजगाह बनते जा रहे हैं, ये भी एक नया सवाल पैदा हुआ है। इस पर भी शामी साहब से आज गुफ्तगू होगी। तो शामी साहब, सबसे पहले तो हमारे वज़ीर आज़म तुर्की गए और वहाँ से एक उन्हें तमगा मिल गया, तमगा जमहूरियत। तो अच्छी बात है, ये उनका एक आला एजाज़ है, बल्कि आला तरीन एजाज़ है। ठीक है। तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की खिदमत में पेश कर दिए, बल्कि गले में डाल दिए। तो एक अच्छी बात है। अब तो वज़ीर आज़म मेरे ख्याल वापसी के सफ़र पे होंगे। जी बिल्कुल। और अच्छा दौरा रहा उनका, 3 दिन बहुत उन्होंने सरगर्मी से गुजारे और बड़े मुआहदे हुए, कोई 13-14 मुआहदे तो हुए। बिल्कुल बिल्कुल। कोऑपरेशन के मुख्तलिफ यानी मैदानों में, मुख्तलिफ शोबों में। देखिए तुर्की जो है ना, तुर्की अब तरक्की पजीर मुल्क नहीं है। अच्छा। तुर्की का शुमार तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है। ठीक। और जो हमारे टॉप वो है ना आपके G20, जी जी, वो G20 का एक बड़ा अहम रुकन है। ठीक। यानी जो 20 बड़े हैं इकोनॉमिकली दुनिया भर के, उनमें तुर्की भी है। और ये तुर्की जो है, इसमें मुख्तलिफ जो केमिकल्स में और आपके सीमेंट में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, गाड़ियों में, और आप देखें ये कंज्यूमर आइटम्स में, गारमेंट्स में, और जहाँ ये कई यानी सामान जो दिफाई सामान है या फौजी सामान है उसमें, यानी तुर्की ने खमाचेह तरक्की की है। ठीक। और बड़ी उसका यानी इसका जो बिजनेस पार्टनर्स है यूरोप में, और ख़ुद रूस, ईरान, यूरोप, बरतानिया, तो ये उसको इंपोर्ट भी करता है, वो एक्सपोर्ट भी करता है। तो तुर्की की इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी है और हम तुर्की से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम तो वैसे जाते, जहाँ जाते हैं सीखने के लिए जाते हैं। वैसे शामी साहब, आपको नहीं लगता कभी कि हम वो साइकिल सवार हैं जो हमेशा किसी ट्रक की तलाश में रहता है, पास से गुजरे तो मैं वो खुद ट्रक वाले थे भाई। अच्छा, ये कब की बात है? ये जब पाकिस्तान बनने के बाद जो 20-25 साल हमारी उठान है, वो तो हम कहाँ से कहाँ, ज़मीन हमारी नज़र टिकती नहीं थी, आसमान पे थी और पाँव टिकता नहीं था ज़मीन पर। अच्छा। तो हम तो कहाँ की बातें कर रहे हैं। हमारे जो 5 ईयर्स प्लान है वो मजाक नहीं है कि साउथ कोरिया में वो ले गए, उससे उन्होंने रहनुमाई हासिल की। शामी साहब, ये मिथ्स हैं या रियलिटीज? ये रियलिटीज़ है। ये तो आप देखिए, अभी रऊफ कलासरा साहब बता रहे थे ना कि पाकिस्तान ने 12 करोड़ रुपए जो है कर्जा दिया जर्मनी को उस जमाने में, यानी जंगे अजीम के बाद जर्मनी तो बिल्कुल कटाफेटा मुल्क था। और ये आपका यूरोप पूरा जो है, तो उसको तो मार्शल प्लान के जरिए अमेरिका ने पैसा इंजेक्ट किया और फिर उनको डेवलप किया। तो पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग मुल्क था, और अगर उसकी वो उठान बरकरार रहती तो आज हम भी साउथ कोरिया और मलेशिया के बराबर खड़े होते, बल्कि तुर्की के साथ खड़े होते। अच्छा, तो वेयर वी मिस्ड वैसे? वो तो देखिए जना, बात यह है कि जब अयूब खां का जो जवाल है ना, वो हर चीज़ का जवाल बन गया। ठीक। और अयूब खां के जवाल का बायस क्या बना, वो 65 की जंग थी। ठीक। और उसके बाद जब फिर इधर भुट्टो साहब आ गए, उधर मुजीब साहब आ गए, मुल्क हाथ से गया और फिर इकोनॉमी हाथ से गई। भुट्टो साहब ने हर चीज़ को नेशनलाइज कर लिया, और हमारे सारे जो लोग थे जो एक महारत रखते थे, जो इंडस्ट्री लगा सकते थे, लगा रहे थे, बड़े जोशो खरोश के साथ पाकिस्तान में आए थे, वो सब बेदखल हो गए और दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरफ रवाना हो गए। और पाकिस्तान, वो नुकसान जो है आज तक पूरा नहीं हुआ। बहरहाल तुर्की जो है उसने भी बहुत ज़ेरो बम देखे, और 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इसकी बुनियाद रखी, रिपब्लिक ऑफ तुर्की, ये जदीद तुर्की जो है। अच्छा। तो अब हमारे जो मुबस्सरीन हैं वो ये कहते हैं कि अतातुर्क के बाद दूसरा बड़ा लीडर जो तुर्क पैदा किया है तुर्की ने, वो तैयब एर्दोगान है। अच्छा। हाँ, इनके दरमियान में ऐसा कोई दूसरा लीडर नहीं आया। और 2011 में, 2002 में ये बरसर इख्तदार आए हैं, उस वक्त से लेके अब तक जो आपकी ये आपकी जीडीपी है, उसका साइज कई गुना बढ़ चुका है।
आपकी जो पर कैपिटा इनकम है कई गुना बढ़ चुकी है। $10,000 से ज्यादा एक फीकस आमदनी है इस वक्त, अगर आप प्योर डॉलर पे ले लें जी। अगर वो पीपीपी पैरिटी देखें उसके साथ परचेजिंग पावर पैरिटी, तो फिर ये $18,000 तक पहुंच जाता है। अच्छा। और आबादी जो है 7-7.5 करोड़ है। और तुर्की ने तो एक मिसाल कायम की है, देखिए बरसों 8 से 9% जो है उसकी ग्रोथ रही है। बिल्कुल। मैं 1993-94 की बात है, मैं तुर्की गया था, तो उस वक्त तो जो लीरा था ना, उनका जो सिक्का है जैसे रुपया हमारा, वो $1 में उस वक्त कोई बादा का तो 1-1 लाख 1.5 लाख भी मिलते थे। अच्छा। इस कदर इन्फ्लेशन थी। और अब तो इन्फ्लेशन जो है वो 4-5% पे आ गई है, 5%। तो और तुर्की की जो इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ, तो जाहिर जब आप कुछ करेंगे तो इंपोर्ट्स में भी इजाफा, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ। और आप बड़ी दिलचस्प बात ये बताऊं आपको कि तुर्की जो है वो एक रोल मॉडल के तौर पर एक आलम इस्लाम में समझा जाता है। और तैयब उर्दवान ने एक बिल्कुल काया पलट दी है तुर्की की। तो पाकिस्तान और आलम अरब भी, आलम इस्लाम भी उसकी तरफ देखता है एक गाइडेंस के लिए। तो अब ये नवाज शरीफ साहब गए हैं, तो बहुत से मुआहदे भी किए हैं, कुछ ताल्लुकात भी उनके अच्छे हैं। और तुर्की में ये अर्ज भी है कि पाकिस्तान जो है वो तेजी से तरक्की करे और उसका हाथ पकड़ के वो उसको आगे की तरफ लेके जाए। अच्छा शामी साहब, एक और तासुर भी है, वो ये है कि जो तुर्की जो कुछ भी कर रहा है या हमारी हुकूमत जो तुर्की के साथ कुछ करे, उसमें पंजाब का हिस्सा बड़ा नुमाया है और शहबाज शरीफ साहब बड़े नुमाया हो रहे हैं। अगरचे दूसरे वज़राए आला भी थे, लेकिन उनको रोका नहीं ना किसी ने। अब वज़राए आला जो हैं ये तो 5 साल से लगे हुए हैं वो। और तुर्की के साथ देखिए सड़क जो बनी है वो तुर्की के साथ ताउन के जरिए बनी है, जो बस कंपनी चली वो भी तुर्की के साथ ताउन से चली। तो हमारे जो सिंध के वज़ीर आला हैं या खैबर पीके के वज़ीर आला हैं या अब हैं या कल थे, उनको किसी ने रोका नहीं है कि आपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाएं और दूसरे मुल्कों से ताउन हासिल करें। ठीक है ना, ये तो एक खूबी की बात है। हम खूबी की बात को बाद औक़ात खामी बना देते हैं और खामी जो है वो हमारी नजर में कुछ वो बात कही जा रही है कि शायद मियां नवाज शरीफ जो है शहबाज शरीफ साहब को एक्स्ट्रा जरा माइल्स दे रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए तो ये भी है कि वो उसको लेके गए उनको साथ, मगर जो जोशो जज्बा है वो भी तो उनमें है ना। और ये जोशो जज्बा भी लोग पैदा करें, उनको दूसरे लोगों को भी ले जाना चाहिए। देखिए अगर जहां नवाज शरीफ साहब जाते हैं, अगर सिंध के वज़ीर आला भी उनके साथ हों, खैबर पीके के वज़ीर आला भी साथ हों, और बलूचिस्तान के तो थे, चाइना गए थे, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। वो भी देखेंगे, उनकी भी आंखें थोड़ी सी खुलेंगी, दुनिया कहाँ पहुंची हुई है और हम कहाँ खड़े। जहां आप जाते हैं आंखें कुछ ना कुछ खुलती हैं। ठीक, चलो साहब एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी तुर्की के हवाले से। तो शामी साहब, वैसे मैं आपको SMS तो सेगमेंट में बताऊंगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो तुर्की के हवाले से कुछ बात कर रहे हैं जो आ रहे हैं। सिकंदर लोधी साहब ने पूछा है, अच्छा, कि क्या पाकिस्तान को भी अतातुर्क की ज़रूरत है? बात यह जी कि पाकिस्तान को तो अतातुर्क की ज़रूरत बिल्कुल थी और वो उसे मिल गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो काम कर दिया जो अतातुर्क ने किया। ठीक, आज तो तैयब एर्दोगान की ज़रूरत है पाकिस्तान को क्योंकि उन्होंने सहारा दिया उनकी मईशत को। और देखिए वो मेयर थे इस्तांबुल के। अच्छा। और इस्तांबुल की जो इकोनॉमी थी उन्होंने दुरुस्त की, उसे एक नफा बख्श अदारा बनाया और वहीं से उनकी सियासत की बुनियाद बनी। अब ये नवाज शरीफ साहब वहाँ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी गए हैं, तो जरा ये भी मुताला करके आए कि भाई आप ये वहाँ का जो लोकल बॉडी सिस्टम है वो कितना मजबूत है और कितने इख्तियारात हासिल हैं मुकामी अदारों को। बिल्कुल। और फिर तालीम का आलम क्या है वहाँ, और सेहत का आलम क्या। 18 साल से नीचे का हर शख्स जो है उसको मेडिकल फ्री है उसका। ठीक। और इसी तरह तालीम है, उसकी तरफ कितनी तवज्जो है उनकी। यानी मेरा ख्याल है कोई कई गुना बजट जो है तालीम का बढ़ा दिया गया है। तो तुर्की में हमने अगर अपने आप तामीर करनी है तो एक तो इख्तियारात नीचे मुंतकिल करने पड़ेंगे, दूसरे अपनी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेंगी, तालीम की तरफ, अमन व अमान की तरफ और हमसायों के साथ अमन की तरफ ये तवज्जो देनी होगी।
तभी काम जो है हमारा आगे बढ़ सकेगा। अच्छा शामी साहब, अब जरा चलें डेरा इस्माइल खान, जहां पे हो रहा इलेक्शन, बल्कि इलेक्शन पोलिंग हो चुकी है और गिनती हो रही है, और अब तक जो रिजल्ट्स आए हैं 100 पोलिंग स्टेशन आउट ऑफ 308। अब उनके जो रिजल्ट्स आए वो बड़े दिलचस्प हैं। दावर कुंडी साहब जो पीटीआई के हैं, कैन यू इमेजिन कि शामी साहब इस वक्त 34,541 वोट ले चुके हैं, और जो असद महमूद साहब हैं अपने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे, उनके वोट सिर्फ 16,350 है। हाँ ठीक है, अब ये तो फिर इंतखाबात में तो ऐसा होता है। और ये सीट मौलाना जीती हुई, मौलाना जीती थी सीट, लेकिन उनके खिलाफ महाज अच्छा बड़ा बन गया। अच्छा। और कुंडी भी उनके खिलाफ हो गए और पीटीआई भी उनके खिलाफ। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना, उनके मुखालफत भी तो है ना काफी। तो अब एक बड़ा महाज बन गया। और इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो अभी अपनी पॉपुलैरिटी वेव जो है उससे नीचे नहीं उतरी। और वो इसका मतलब वो जो बात की जा रही थी कि जी सुनामी रुक गया, सुनामी ने क्या रुकना, इतनी जल्दी पार्टियां जो है जवाल आशना नहीं होती। ठीक है। और इतनी जल्दी ना जल्दी ऊपर आती है ना जल्दी नीचे जाती है। शम्स साहब, एक जहन में बात आती है, असद महमूद साहब मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे, मुफ्ती महमूद साहब के पोते हैं। मुफ्ती महमूद साहब के पोते हैं, दादा फिर बेटा अब पोता, इसका मतलब है आगे भी सिलसिला चलता रहेगा। उलमा में भी ये सिलसिला इसी तरह के अपनी विरासत आगे आगे देते हैं। उलमा पे क्यों आपको जहमत हो रही है? नहीं मतलब ठीक है, वो हम तनकीद करते हैं ना कि जी विरासती सियासत और ये तो चल रही है हर जगह। आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब जब वहाँ गए हैं, तैयब उर्दवान के साथ जो तस्वीर आई, तो एक तरफ शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं, उनके साथ हुसैन नवाज खड़े हैं, इधर नवाज शरीफ साहब खड़े हैं। और जो आसिफ अली जरदारी साहब जाते थे तो उनके साथ आसिफा होती थी, दूसरी बख्तावर होती थी, और बाकायदा एक फैमिली फंक्शन नजर आता था जब किसी वो फॉरेन डिग्नेटरी से मिलते थे। तो उलमा में फिर यही सिलसिला। और हमारे देखिए हमारी सियासत में तो ये बात आ गई है, अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी। और अभी कोई अगर तो किसी डिसिप्लिन के तहत हो और पार्टीज जो है स्ट्रेंथन हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए, तो फिर ठीक है, जब तक लोग चाहें इसको चलने दें। और मौलाना मुफ्ती महमूद के बेटे मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना ताउर रहमान, देखिए ना वो, और उनके बच्चे जो है माशाल्लाह खूब सियासत में परवान चढ़ रहे हैं और उन्हें अपना एक लक्ष्य जमाया। अब उनके असद महमूद साहब है, उनकी बोनी जो है वो अच्छी नहीं हुई। लेकिन ये सिर्फ मौलवियों को बेचारों पे एतराज क्यों करना, जब सारी सिर्फ इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में नहीं लाऊंगा। तो बहुत छोटे हैं, देखिए जब बड़े होंगे तो क्या होगा। चलिए ठीक है। तो शम्स साहब, ऐसे अभी तक लग रहा है कि पीटीआई ये सीट ले चलिए आप देखते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते। बाद औक़ात आखिरी लम्हों में नतीजा तब्दील हो जाता है, यानी उसमें वोट आ जाते हैं। अगरचे इम्कान तो नजर नहीं आ रहा, इम्कान तो अब यही है, ट्रेंड तो यही चल रहा है कि पीटीआई जीत जाएगी। लेकिन बहरहाल फिर भी हमें इतनी बगले बजाने की क्या जरूरत है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनसे भी तो हमारे रिश्ते नाते हैं ना। बिल्कुल। शहबाज साहब, सिंध में एक नया कानून, जिसकी तरफ आप बार बार कहते रहे कि कानून में तब्दीली करें, गवाहों को प्रोटेक्शन दें, सिंध ने इसका आगाज किया है। अब उन्होंने आगाज किया है, उसमें कमेटी बनी थी कि गवाहों को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। उनकी आइडेंटिटी जो है बदली जा सकती है, उनको कहीं दूसरी जगह रखा जा सकता है। ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि मुकदमा जो है उसकी समाअत फौरी हो और गवाह जो है फौरी तौर पर अपना भुगत जाए, जल्द अज जल्द, यानी जब वो वारदात हो उसके फौरन बाद ये काम हो जाना चाहिए। अब देखिए जंदुल्ला के एक लीडर जो थे, उनको जहाज में से उतार लिया था ईरान ने। जी बिल्कुल। 3-4 दिन में उन्होंने मुकदमा चलाया और फांसी की सजा दे दी। बिल्कुल। अब्दुल मालिक क्या नाम है, रेगी जी। तो मौत की फांसी पे लटका दिया। तो ये लोग जो हैं, जो इंसानियत के कातिल हैं, जो इंसानियत के मुजरिम हैं, जो लोगों को बेगुनाह कत्ल करते हैं, ये तो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। और देखिए लंदन में जब हंगामे हुए तो उसके बाद अदालतें बैठी दिन रात काम किया। तो अगर दिन रात अदालतें काम करें और एक दफा समाज शुरू हो, बस खत्म करके दम ले। अदालतों ने दिन रात काम किया। हाँ जी बिल्कुल। तो शमी साहब, जो हमारे यहाँ फिर ये आर्गुमेंट है कि कवानीन नहीं है, आप प्रोसिक्यूशन नहीं है, कवानीन भी दुरुस्त होने चाहिए। देखिए ना, विटनेस आप एविडेंस है। अब एविडेंस में अगर टेलीफोन है, ईमेल है, उसका जो कन्फेशन है जीआईटी के सामने, तफ्तीशी अफसरों के सामने, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, तो फिर आप जमाना अमन की शहादतें तो ना ढूंढे ना, वो सारी शहादतें एडमिसिबल होनी चाहिए। और एक खास दर्जे का जो पुलिस अफसर है उसके सामने दिया गया बयान जो है वो भी एडमिसिबल होना चाहिए। क्योंकि आप ये बज़ाहिर बातें आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ लगती हैं, लेकिन जमहूरियत को क्या करेंगे अगर जान ना रही तो बाढ़ में जाए सोना जिससे फूटे कान। तो जब जान खतरे में हो, जमहूरियत क्या है,
ये राय है ना, राय का एहतराम है। तो जान ही नहीं रही तो राय कहां से रहेगी? तो इसमें अब विफाक का भी इनिशिएटिव अभी बाकी नहीं? वफाक को भी काम करना चाहिए, सूबों को भी काम करना चाहिए, हर सूबे में, और अदालतों को भी। हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं बहुत रिमार्क्स देते हैं और बड़ी गूंज होती है उनकी, और लोग कुछ दहलते भी हैं और कुछ इंतजार कर रहे हैं उनकी रिटायरमेंट का। तो अब और वो हमारे शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत तो 2014 से शुरू होगा। गोया जब ये जाएंगे तो फिर वो आएंगे। ठीक है। तो अभी तो दबे सहमे दुबके दुबकाए बैठे। तो बहरहाल अब वो भी देखें कि किस तरीके से इन अदालतों को काम करना चाहिए और इन मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। अगर आप 10-10 साल इनके मुकदमे नहीं सुनेंगे या इनके फैसले नहीं कर सकेंगे तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकेगी। जी। तो शाम साहब, आज वैसे सिंध गवर्नमेंट ने जहां ये बिल बनाया ना, बिल कानून मंजूर किया है, वहां पे एक और बात भी किया उन्होंने, एक मुबारकबाद की करारदाद भी मंजूर की है जो अल्ताफ हुसैन साहब की के लिए है कि उनकी 60वीं सालगिरह। हाँ जी, अल्ताफ हुसैन साहब की 60वीं सालगिरह हमें तो याद ही नहीं रही। आप पता नहीं भूल क्यों गए, आपको भी याद रखना चाहिए था। मुझे याद वैसे माशाल्लाह 60 साल के हो गए। वैसे हमारा पंजाबी में मुहावरा है कि मर्द 60 भी पट्ठा। अच्छा, इसका क्या मतलब है? 60 साल का भी जवान होता है। ठीक है। तो अल्ताफ हुसैन साहब तो माशाल्लाह अब भी यानी दबकाते और ललकारते और गूंजते और गुर्राते, और तो अल्ताफ हुसैन की और गुनगुनाते भी हैं। बिल्कुल। तो अल्ताफ हुसैन साहब को मुबारक हो, उनके बद्दाहीन को मुबारक हो। हमें खुद भी अपने आप को भी मुबारकबाद दे लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा शुमार भी उनके दुश्मनों में थोड़ी होता है। जी शाम साहब, जो लाहौर में जो हमने बच्ची के हवाले से जो बातचीत हुई शाम साहब, उसमें डेवलपमेंट हुई है। एक तो कुछ लोगों को वैसे एतराज़ात भी हैं आपने जो कल बात की थी और परसों भी बात की थी उसके ऊपर भी, लेकिन शाम साहब अब क्या कहते हैं, वो जो आपने मीडिया के हवाले से बात की थी ना, उस हवाले से नहीं, वो तो मैंने तो कहा था कि मुजरिमों के ताक़ुब की हद तक तो कवरेज होनी चाहिए। हाँ। बाकी उसके अंदर जो है ना नुक्तेबाजी की जरूरत नहीं है। अच्छा। और आप दुनिया में देखें जो क्राइम की कवरेज कैसे होती है, हमें देखना चाहिए। तो आप देखिए जैसे फुटेज है, वो दुनिया न्यूज ने हासिल की और चलाई, तो ये बहुत बड़ा स्कूप था, ये चलना चाहिए। देखिए इससे मुजरिमों को पकड़ने में मदद मिल रही है। तो इसमें मुजरिमों का ताक़ुब जो है वो तो लाजम है, वो तो करना चाहिए। वैसे शाम साहब, इस फुटेज ने पूरी तफ्तीश का रुख बदल के रख दी। मैं तो खुद उस फुटेज को मैंने देखा है, वो 1.5 घंटे की जो फुटेज है, बच्ची अस्पताल में आई है और उसके बाद वो वहाँ यानी वो उसको करार नहीं आया, वो पैदल चल रही है, उसको कभी इधर ले जाया जा रहा है, कभी उधर ले जाया जा रहा है। मुझे हैरत ये हो रही है कि उस बच्ची को तो उसकी हालत तो गैर होनी चाहिए थी, उसको चीखना चिल्लाना चाहिए था अगर उसके साथ वारदात पहले हो चुकी थी। ठीक है। मगर वो चल रही है, अपने पाँव पे जा रही है, आ रही है, और 1 घंटे के बाद ये मालूम होता है कि उसकी तो ब्लीडिंग इस तरह हो गई। तो बहुत कुछ इसमें अभी खुला नहीं है। मगर आप जरा हमारा नज्म देखिए क्या है अस्पतालों का, एक शर्मनाक है कि अस्पताल में एक बच्ची जो है वो चौकीदार उसको लेके जाता है, वो लावारिस है सर जी। जी बिल्कुल। तो कोई अस्पताल का ऐसा काउंटर तो होना चाहिए, ऐसा आदमी होना चाहिए जहां इस तरह की बच्चियां, जहां इस तरह की बच्चे हैं, उनको लेके आप जाएं और उसके बाद वो उनको डिपॉजिट करें वहां और फिर उनके वालिदैन की तलाश करें। तो ये अस्पताल जो है इसमें 1.5 घंटा उछल कूद होती रही है, इधर से उधर, उधर से उधर, और किसी बदबख्त को यह ख्याल नहीं आया कि इसका कोई देखे, इसकी सूरत क्या है, इसका मुआयना करवा ले, इसके वालिदैन ढूंढे, इसको यहीं बिठा ले। और वो चौकीदार है, चौकीदार को कहा चौकी ले जाओ, उसको कहा जान ले जाओ। इनकी गाड़ियां खत्म हो गई, इनकी एम्बुलेंस नहीं थी। अगर पुलिस के पास ही लेके जाए, पुलिस के पास क्या करने गई थी, पुलिस को वहां बुला लेते। हम सब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यही से आगे आप बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी अस्पतालों के हवाले से। शाम साहब, अब अस्पतालों से बात आई, जो आप कह रहे हैं कि उनका इंतजाम, अब तो एहतसाब का भी उनका कोई सिलसिला शुरू हो रहा है। हेल्थ केयर का क्या देखिए, जो लोग जिम्मेदार बैठे हुए हैं, ये इंसान नहीं है यार, इनके घर में बच्चे नहीं हैं, ये सोचते क्यों नहीं है? ये बड़े बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव, ये बड़े बड़े जनाब सुपरिटेंडेंट और पता नहीं कितने कलगियाँ लगाने वाले ग्रेडों की, इनको ये शर्म क्यों नहीं आती? यानी एक ये काउंटर ऐसा नहीं होना चाहिए वहां, अगर इस तरह का बच्चा है वहां आके लेके आए आप उसको कि जनाब ये बच्चा इस तरह का आया। और एक बच्ची जो है इस बुरे हालों में,
और उसको सुपुर्द कर दिए चौकीदार के, वो इधर लेके जा रहा है उधर लेके जा रहा है, 1.5 घंटा उसको ख्वार किया जी। आप ये बताइए कि उसको गाड़ी नहीं थी अस्पताल की कोई, इनके सारे जो हैं जो डॉक्टर बड़े बड़े जो हैं इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी वहां। ये बड़ी शर्मनाक बात। मैं आपको एक और करूँ, हमारे इलाके में जी। एक बच्चा जो है घर से नाराज होकर निकल गया, अच्छा। और वो चला गया घर मस्जिद में मौलवी साहब के पास, ठीक है, मैंने रात रहनी है। हाँ। मौलवी साहब जो है उन्होंने कहा हो तुम यहाँ रात नहीं रह सकते यहाँ मस्जिद में, बिल्कुल भागो यहाँ से। भगा अच्छा। दिया, वो कहीं और जाके ख्वार उतारा। मैंने कहा भाई साहब अगर मौलवी साहब इतनी तकलीफ करते उस बच्चे को बैठाते, कहते बताओ तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, मैं उसको टेलीफोन करता हूँ वो आके आपको ले जाए। हाँ, बिल्कुल। यानी हम एक ऐसे बेगाना हो गए हैं एक दूसरे से, हमारे पता नहीं पत्थर के दिल कहां से लेके रख लिए हमने अपने दिल। शम्स साहब जिम्मेदारी से कतराते हैं, अगर पुलिस का केस बन क्या जाए या कुछ और केस बन जाए, अजाब बन जाता है, क्या होता? अब क्या हुआ फिर उसके बाद पुलिस का केस क्या हो जाता? अभी बात यह है कि डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है बच्ची जो है और ये उसका हचर हो रहा है। ठीक। और अब आप देखें ये जो हेल्थ केयर की बात कर रहे जी, थे, जी। हेल्थ केयर कमीशन, जी। एक हेल्थ केयर कमीशन है जरा पंजाब हुकूमत में 20 से 10 में, उसके जस्टिस हामिद रजा खान उसके चेयरमैन है, और अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोई मुकर्रर नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन वो कानून बना, अब उसके बाद कवायद ज़वाबत बनाए जा रहे हैं और अस्पताल वालों को भेजा जा रहा है, कोई मशवरे हो रहे हैं, कुछ डॉक्टर परेशान है, कोई अस्पताल वाले परेशान है, कोई एहतसाब से वैसे भी परेशानी होती है, लेकिन एक अहमकाना एहतसाब से बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल। अब वो एक चीफ ऑपरेटिंग अफसर है वहाँ, अच्छा। चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं अभी मुकर्रर हुआ। ठीक है। मैंने जैसे आमिर रजा खान से पूछा जाए कि चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर कहाँ है इसके, कहेंगे वो पैसे बहुत मांगते हैं और हमें इस वक्त तक हमने कोई ले नहीं सके। अच्छा। मैंने कहा ये बात ये है, अगर कमीशन बनाया है तो पैसे भी देने पड़ेंगे। तो बहरहाल वो एक रूल्स बनाएगा और अस्पताल जो प्राइवेट हैं और जो सरकारी हैं उन पर नजर रखेगा और रजिस्ट्रेशन करेगा हर अस्पताल की। ठीक। उसकी रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई अस्पताल काम नहीं कर सकेगा। हाँ। तसव्वुर तुम्हारा अच्छा है, लेकिन मैंने जो कवायद जवाबत देखे हैं कि जो यहाँ नाफिज करना चाह रहे हैं हमारे कमीशन वाले, वो तो बरतानिया और अमेरिका में अच्छी तरह नाफिज नहीं हो पा रहे शायद। अच्छा। तो देखिए यहाँ पहले तो इनको चाहिए कि जो आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं ना सरकारी, हाँ। उनको मॉडल बनाए पहले तो। ठीक। और उसके बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके सामने रखेंगे तस्वीर, आपने इसके पीछे चल रहा है। बिल्कुल। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों ने बड़ा शोर मचाया हुआ है। और एक तो आप देखिए कि यहाँ पाकिस्तान में कोई काम की बात सुनने को हमारे अहले इख्तियार तैयार नहीं होते। एक हमारे जस्टिस नसीम हसन शाह साहब थे, वो फैसला कर गए कि औरतों के, बच्चियों के, तालिबात के और तालिबा के दरमियान कोई तफरीक नहीं होगी, मेरिट सबका एक जैसा होगा। ठीक है। और उस पर नतीजे में मेडिकल कॉलेजों में लड़कियां छा गई। ठीक। अब वो लड़कियां जो तालीम हासिल करती हैं उनकी बड़ी तादाद घर में बैठ जाती है और वो सारे वसाइल ज़ाया होते हैं। बिल्कुल। तो मैंने शौकत अजीज साहब से भी कहा, यूसुफ अदा गलंडी से कहा, भाई इनसे बॉन्ड तो भरवाओ इन बच्चियों से, उनके वालिदैन से, कि ये लाजमन काम करेंगी 5 साल तक कम से कम। और ये बच्चियां फिर कहीं दूर लाहौर से बाहर जाने को तैयार नहीं है, मुल्तान से बाहर जाने को तैयार नहीं है। इस तरीके से हमारे रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं। जो डॉक्टर हम बनाते हैं उनमें से आधे से ज्यादा तो पहले ही घर बैठ जाते हैं, और जो बाकी बचते हैं उनमें जो जिसका सींग समाता है, सऊदी अरब में भी मांग बहुत है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी बहुत है। और फिर जो यहाँ होते हैं वो वाईडीए बना लेते हैं, जो वो वाईडीए बनाते हैं, वो शोर मचाते हैं, वो हंगामा करते हैं, उनकी कोई नहीं पूछता। आप मोटर मैकेनिक लेने के लिए जाते हैं ना, आप ढूंढते हैं वो अच्छा मैकेनिक मिल जाए। डॉक्टर जो आपकी बॉडी का जिसने ठीक करना है उसको, वो आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है। उसकी आप दुनिया में डॉक्टर जो हाईली पेड प्रोफेशन है, हमने उनको निक्कू बना के रख दिया है। और देखिए सरकारी अस्पतालों में डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं जी। अभी कई शोबे ऐसे हैं कि डॉक्टर ही आपके पास नहीं है और कोई आने को तैयार नहीं है और किसी को दिलचस्पी नहीं है। हम तो चले जाएंगे बैरून मुल्क, वहां से इलाज करा लेंगे, ये जहन्नुम में जाए। और जो आवाम है वो वाकई जहन्नुम में मजे में है, उनको परेशानी नहीं है ये। ठीक। आप देखिए कोई इंडिया की तरफ भागता है, कोई चाइना की तरफ भागता है, कोई पता नहीं कहां भागता है, कोई मेरा ख्याल दरिया की तरफ भागता है और दरियाबुर्द हो जाता है। तो ये सारे काम जो है अगर आप मशवरे से करें, डॉक्टर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनको भी मुशावरत करें, डॉक्टर्स की भी मुशावरत करें और फिर कुछ इस्लाह करें। ये इस्लाह के नाम पर फसाद ना फैलाएं। ठीक। शाम साहब,
जो इस्लाह के इदारे हैं, तालीमी इदारे, वहाँ पर सूरत हाल ये है कि वहाँ से कम पंजाब यूनिवर्सिटी से 2 लोग पकड़े गए, जिनमें से एक गैर मुल्की, हाँ तो और अलकायदा का इल्ज़ाम है। पता नहीं क्या अलकायदा है या नहीं है, जो पर गैर मुल्की सना है पकड़ा गया। जी। तो हमारे जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब, उन्होंने एक धुआंधार ब्रीफिंग भी कर दी जी। है और गम गुस्से का इजहार किया है। हाँ। और तलबा के ऊपर, तलबा तंजीम जो है उसके ऊपर बात यह है कि देखिए बुनियादी जिम्मेदारी तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया की है, ठीक है, कि वो डिसिप्लिन को सख्ती से नाफिज करें और कोई परवाह ना करे इसकी। होता यह है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया जब कोई काम करती है, तलबा जो है शोर मचाते हैं, हुकूमत दुबक जाती है। ठीक। यूनिवर्सिटी इंतजामिया पुलिस मांगती है, वो देते नहीं है, और नतीजा ये हालात ख़राब होते चले जाते हैं और हमारे घर में वो जरसू में पलते रहते हैं। बिल्कुल। तो अब ये यूनिवर्सिटियों के जो हॉस्टल्स हैं, कैसे जरूरत होनी चाहिए किसी गैर तालिब इल्म को या गैर पाकिस्तानी को कि वहाँ क़याम कर सके। ठीक। तो एक तो डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब पर लाजिम है कि वो अपना डिसिप्लिन दुरुस्त करें, ठीक, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें इसमें। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि इस्लामी जमीयत तलबा के गुस्सा तो आ गया, भाई गुस्सा आ गया तो फिर उनको देखें उन्होंने किया क्या है। वो कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो खुद चाहते हैं आप पकड़े। 12 किसी ने कुछ किया है या नहीं किया है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और स्क्रीनिंग होनी चाहिए। स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और हॉस्टल जो है ना, ये बड़ा अजीब बात हुई है। हमने ये जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं और इनको ऐसे बना दिए जैसे ये ऐसे सरमायादार होते हैं, ठीक। और ये तालिब इल्म मजदूर बन गए हैं और उसी तरीके से हंगामे फसाद करते हैं, असातिज़ा की इज्जत नहीं करते, असातिज़ा को कुछ माशाल्लाह शौक भी नहीं है अपनी इज्जत कराने का। तो हमने एक अजीब व गरीब मनगूबा बना दिया है। जी। आपको मौलाना मौदूदी को एक दफ़ा एक यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था। अच्छा। उन्होंने कहा वाइस चांसलर साहब ने इजाज़त दी है, जब तक वो इजाज़त नहीं देंगे मैं वहाँ नहीं आऊँगा। वाह। तालीमी अदारा जो है उसके सरबराह को जो चीज़ वो इजाज़त दे वो वहाँ होनी चाहिए। अच्छा शामी साहब, ये तो है पंजाब यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से भी अब 2 पकड़े गए लोग। यूनिवर्सिटी में तो खासा मजबूत डिसिप्लिन था। हमारे जो अकरम साहब जी। हैं वो तो कई साल से वाइस चांसलर हैं। बिल्कुल। उस वक्त तो जनाब वहाँ जंगें होती थी और ऐसे जनाब अराई और गुज्जर और पता नहीं क्या क्या कबीले, और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी जो थी जरी यूनिवर्सिटी, वहाँ भी कबीलों में लड़ाइयाँ होती थी। अच्छा। और ये देखिए जब आप डिसिप्लिन नाफिज नहीं करते, अब वहाँ जो डॉक्टर इकरार साहब हैं उन्होंने भी खासा संभाला इस यूनिवर्सिटी, उसकी रेटिंग भी हाई है। ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी काफ़ी संभाली है और ये पंजाब यूनिवर्सिटी ये भी काफ़ी संभाली है। असल बात यह है कि हुकूमतों को भी चाहिए कि सियासी मसलहतों से बालतर होकर इंतजामी इक़दाम करें और जो यूनिवर्सिटियों के और तालीमी इदारों के सरबराहान हैं उनकी पुश्त पर खड़े हों। जी। ये नहीं है कि तलबा उनके मुकाबले आए और ये भाग जाए, हुकूमत पीछे से भाग जाए। शाम साहब, वक्फे का वक्त आ गया है और ब्रेक के बाद फिर हम आपके सवालात भी लेंगे। सवालात वाले जो है मुझसे बहुत नाराज़ हैं, लेकिन आज उन्हें राज़ी करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ये हिस्सा है, इस सेगमेंट में हम आपके सवालात लेते हैं। और शामी साहब एक मिनट पहले ये देखें, दौलत साहब के दौर में एक नात जो थी वो बड़ी मशहूर हुई थी, उनकी मौजूदगी में पढ़ी गई। कोई सलीका है आरजू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। अब हमारे जो एक नौजवान अखबार नवीस है मसूद सैयद, उनके वालिद साहब सैयद मोहम्मद खालिद बुखारी, उनका चेहलम था और उसमें मैं गया तो उनकी जो किताब थी उसमें वो नात जो थी इसका मतलब यह है वो उनके नाम से मंसूब की गई थी। अच्छा। और वहाँ उन्होंने बताया कि ये नात उनकी है। ठीक। तो मैंने भी जिक्र कर दिया अपनी गुफ्तगू में इस बात का, बिल्कुल, और उसका कुछ हवाला अपने प्रोग्राम में भी आ गया। अब ये हमारे जो है ना जी, ये ट्रस्ट हल्का ज़िक्र हबीब पाकिस्तान, इसके जो ज़िम्मेदार हैं जनरल सेक्रेटरी बहावल नगर के मोहम्मद बशीर साहब। ठीक है। ये मुझे पहले भी एक खत लिख चुके, वो कहीं गुम हो गया, अब फिर दूसरा खत लिखा है। अच्छा। बाकायदा रजिस्टर्ड पोस्ट आया। ये कहते हैं कि आपने गलत मंसूब किया है, ये नात तो हमारे सदर जो है हल्का ज़िक्र हबीब के जनाब खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी की है। अच्छा।
तो जनाब बात यह है किबला कि मैंने तो अभी इसकी कोई तहकीक नहीं की, क्योंकि वहाँ ये बात हुई थी कि जनाब ये नात उनकी है, इसलिए उनके हवाले से जिक्र आ गया। ठीक है, ये खालिद महमूद खालिद साहब की है, तो इनको मुबारक हो, ठीक है। और अल्लाह ताला जो है इनके दर्जात बुलंद करे। बाकी अगर खालिद वो जो आपके महमूद क्या ना खालिद बुखारी साहब हैं, उनके बरखुरदार अगर कोई अपनी वजाहत पेश करना चाहे तो वो भी पेश कर सकते। बिल्कुल, लेकिन नात का पहला शेर कमाल तो कमाल है, तो बड़ी हिट हो गई थी ना। अच्छा शामी साहब, ये जी राना बशीर महमूद साहब हैं, ये इन्होंने एक बल्ले की तस्वीर बनाई है और वो पीटीआई का बल्ला नहीं, क्रिकेट वाला बल्ला है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि शामी साहब आपने पीसीबी के बारे में कोई बात नहीं की, जो जिसके यानी नजम सेठी साहब का नाम ले रहे हैं कि इनके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट मुसलसल जवाल का शिकार होती चली जा रही है। भाई नजम सेठी साहब तो अब निगरान वज़ीर आला रहे हैं, हमारे दोस्त हैं। हाँ। और वैसे उन्होंने ये भी लिखा है कि इसीलिए जिक्र नहीं और किया। जिम्बाब्वे से हार गई पाकिस्तानी टीम, लोगों को बड़ा गुस्सा आया। मगर सेठी साहब ये कहते हैं कि भाई ये हाई कोर्ट जो है ना इस्लामाबाद की, उसने मेरे हाथ बांध रखे हैं। उसने एक फैसला किया है कि उनकी चेयरमैनी तो बरकरार रही है, उनकी रूह खत्म हो गई है। अब वो जस्दे खाकी उनका पड़ा हुआ है वहां कुर्सी के ऊपर, ना वो हाथ हिला सकते हैं, ना पाँव हिला सकते हैं, ना कोई सिलेक्शन कमेटी मुकर्रर कर सकते हैं, ना चीफ सेलेक्टर को मुकर्रर कर सकते हैं। तो उन्होंने उनकी अपील की हुई है। उनका ख्याल यह है कि अपील में अगर कोई सुनवाई हो जाएगी तो शायद वो बेहिस्सो हरकत ना रहे। अच्छा, लेकिन अगर सुनवाई नहीं होती तो फिर आप एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी डाल दे जाके, ठीक है, ताकि उनके हाथ तो आजाद हो ना जी। वो कहते हैं जी मुझे तो बांध लिया गया है, ठीक। तो उनको खुला छोड़ा जाए फिर। ठीक वाजिद अली खान साहब है जी नारंग मंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, जी मैं शामी साहब से बात करनी है। फरमाइए। आप बोल कर रहा हूँ रहे जी हैं, मैं। कर रहे हैं। जी शामी साहब माशाअल्लाह, बेसाख्ता जुमले, बरजस्ता मुहावरों का इस्तेमाल, माशाल्लाह। हबीब साहब का चुटकी लेना और आपका जवाबी हमला, लाजवाब प्रोग्राम। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया। तो अब आपने कुछ और शामी कहना साहब, कि मैंने नहीं? दो मत जी जी क्या फरमाना चाहते हैं आप? जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये हमारे आजकल जो राइस का चल रहा है, जो फसलें हैं, चावलों की। पहले होता था महकमा ज़राअत, वो फील्ड अफसर होते थे, उनके और अफसर होते थे, काश्तकारों को आकर वो बताते थे इस फसल को क्या नुकसान है, जो सुंडी का हमला है या किसी और बीमारी का हमला है, जैसे पत्ता लपेट बीमारी पड़ती है मुंजी को, तो आकर बताते थे, गाइड करते थे। अब कुछ सालों से ऐसे है जैसे महकमा ज़राअत है ही नहीं है, और रहमो करम पर छोड़ दिया गया है जो कंपनियां हैं पेस्टिसाइड एंड जी वाजिद साहब, ठीक है जनाब जी। अब वो खात्मे आला पंजाब इस तरफ तवज्जो दें को महकमा ज़राअत को भी जिंदा करें, और वजीर ज़राअत तो मौजूद है, तो महकमा भी मौजूद होगा, महकमा तो बहुत बड़ा मौजूद तो उसमें कुछ फिर जान भी डलनी चाहिए। ये वाजिद अली साहब जो है, इनकी तरफ तवज्जो दी जाए, इनकी बात, ये भी साबिक एमपीए हैं आखिर। अच्छा, खालिद साहिद साहब हैं जी लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब बहुत अरसे से आपसे बात नहीं हुई, आपसे कभी बात होती थी बहुत सालों पहले। माशाल्लाह। मुझे एक तो सवाल आपसे करने, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं ये हमेशा ये टीवी पे देखते हैं यूएस एड के मुतल्लिक बहुत सारे इश्तिहार और बहुत से प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं, पूरे मुल्क में हरियाली फैला रहे हैं। कभी अखबार में उनका जिक्र नहीं, कभी मीडिया में जिक्र नहीं, कहीं सरकारी तौर पर उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इसके कौन से प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं, कुछ आप इस पर रोशनी डालते हो। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो स्केड्यूल लोड शेडिंग की बात करते हैं हमेशा, आज तक मैंने कहीं स्केड्यूल नहीं देखा। जी खालिद साहब जी। कि ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। जो देखिए यूएस एड के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तफसील तो बयान की जाती रहती है उनके इश्तहारों में, लेकिन हम भी इकट्ठा करके वो सारी प्रोजेक्ट्स आपको किसी आइंदा गुफ्तगू में तफसील दे देंगे। दूसरी बात यह है कि क्या कहा है? दूसरी वो कह रहे हैं बिजली का शेड्यूल। हाँ, बिजली का शेड्यूल ये जरूर होना चाहिए। बिजली का शेड्यूल दिया जाए, लोड शेडिंग कब होगी, कब आएगी, लेकिन अब तो ये सारे तकल्लुफात खत्म हो चुके हैं। शामी साहब, ये SMS के जरिए आरिफ वाला से जिशान खान साहब, हाँ जी, इन्होंने कहा है शामी साहब मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ है और हमारे वजीर आजम जाके जमहूरियत के तमगे वसूल करें दूसरे मुल्कों में, और क्या करें? तो रोटी नहीं खा रहे हैं, बिजली पैदा करें, खाना नहीं खा रहे हैं। वजीर आजम ने पास को बिजली घर में रखी हुई है, को दे दें आपको। भाई वो सारे कारखाने काम कर रहे हैं, वो उनकी पॉलिसी का ऐलान कर चुके हैं। आप अगर बाहर नहीं जाएंगे
मंसूबे नहीं बनाएंगे, कोई ताउन हासिल नहीं करेंगे जी। तो फिर हम वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे कि हैं। हाजी मोहम्मद जुमान साहब हैं जी वाकट से। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। सर जनाब अली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर गुजारिश है कि हमने तो ये समझा था जमहूरियत आई है, जमहूरियत हुकूमत आई है, बहुत आज़ादी होगी, बहुत चीज़ें सस्ती होंगी। जिस दिन से हुकूमत आई है आटा 150 200 रुपये तोड़ा बढ़ गया और पेट्रोल आलमी मंडी पे महंगा होता है और ये यहाँ महंगा कर देते, क्योंकि हमारे मुआहदे ईरान या सऊदीया या नज़दीक मुल्कों से है। आलमी मंडी का रेट तो आलमी मंडी में होता है, वो इतने दूर तेल जाता है वहाँ का हिसाब होता है। नहीं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हमें जहां से भी तेल मिलता है आलमी कीमत के मुताबिक मिलता है। ठीक। यानी ऐसी बात नहीं है कि ईरान हमारा हमसाया है तो सस्ता तेल दे दे, या सऊदी अरब कहे कि जनाब आप क्योंकि हमारे कलमा शरीक भाई हैं तो हम मुफ्त ले जाएं। वैसे हमें उम्मीद तो थी शम्स। उम्मीद तो थी लेकिन अभी पूरी नहीं हुई। ये पवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख। मगर बहरहाल जो चीज़ भी हम बाजार से खरीदते हैं, खा वो ईरान से खरीदें खा वो सऊदी अरब से खरीदें, उसमें थोड़ी बहुत राहत तो हो सकती है 5-10 रुपए की, इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है। आप खातर जमा रखें, ये नहीं है कि ईरान हमें मुफ्त तेल दे रहा है और हम बस आपके कुएं जो हैं वो वाफर मकदार में तेल डाल दें उनमें। अदनान साहब है रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा शमी साहब से क्वेश्चन है। हाँ जी फरमाएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला तो ये, जैसे पंजाब के सीएम दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो पंजाब ही के लिए कोई इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, तो दूसरे प्रोविंसेस के सीएम्स क्यों नहीं जाते? तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि चीफ जस्टिस साहब 100 मोटिव एक्शन लेते हैं हमारे डिफरेंट इश्यूज पे, तो जो हमारी ये कैपिटल पनिशमेंट की है सजा, तो इसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए वो 100 मोटिव क्यों नहीं लेते? क्योंकि इस्लाम का भी एक जुज है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट जुज है, इनकी हदूद है अल्लाह की, जिसको इन्होंने रोक रखा है, तो इसके लिए भी वो क्यों नहीं उसको मोटिव? जी अदनान साहब। अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो दूसरे सूबों के वज़रा आला हैं उनको भी दौरे बाहर करने चाहिए, उनको भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। मेरा ख्याल है उनको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म भी इस तरफ तवज्जो कर दें तो मुनासिब होगा। वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे तो पीपल्स पार्टी के दौर में कोई भी साथ लेकर नहीं जाता था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बुरी रवायात को दोहराते चले जाएँ, उनको दुरुस्त भी करना चाहिए। और जहाँ तक सुओ मोटो एक्शन का ताल्लुक है, भाई अदालत का काम ख़त्म हो जाता है जब वो फैसला सुना देती है। अदालत मजबूर नहीं कर सकती हुकूमत को कि फांसी ज़रूर लटका दो, क्योंकि हुकूमत का इख्तियार है मुआफ़ी का, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो इसलिए अदालत जो है वो अपना इख्तियारात जो है, पहले ही लोग कहते हैं कि अदालत जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशनली अदालत ये मजबूर नहीं कर सकती हुकूमत को, कि आप मद्देनजर रखें। गुलाम यासीन साहब है पत्तों की से। जी अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब। वालेकुम सलाम। मुजीबुर रहमान शामी साहब से मैंने बात आप कर बोल रहे रहा हैं हूँ जनाब, फरमाएं। मास्टर गुलाम यासीन हूँ जी। मैंने पहले भी एक मरतबा आपसे कॉल की अच्छा, थी। माशाल्लाह, हमारी फरमाएं। प्रमोशन 2 साल से डिले है EST से SST के लिए। आप सर, उस वक्त आप किससे? ये स्कूल पत्तों टीचर। की EST पत्तों की ये से। स्कूल अच्छा, टीचर स्कूल होगी। टीचर हैं आप? जी EST से SST की प्रमोशन साल 2 साल से वो रुकी हुई है। ठीक है जनाब, आपकी प्रमोशन ए, आप जरा मोहतसिब के पास भी चले जाएं और अगर हुकूमत जो है उसको तवज्जो देनी चाहिए। जी। और ओल्ड एज बेनिफिट्स जो है ना, उनके उसमें एक साहब का मुझे फ़ोन आया था, वो कहने लगे हमारी जो पेंशन मिलती है ओल्ड एज बेनिफिट उससे, जब ये बड़े बड़े उनके इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, बड़ा अमीर अदारा है, हमारी पेंशन में कोई इजाफा नहीं हुआ, बरसों गुजर गए हैं। वहाँ पे घपले भी हो जाते हैं। तो हाँ, तो वो पेंशनें जो है लोगों की, उनमें भी कोई इजाफा होना चाहिए। सैयद शहजाद काज़मी साहब ने बड़ा दिलचस्प सवाल भेजा है। वो कह रहे हैं कि शामी साहब, तुर्की की जो आप बता रहे हैं कि तुर्की के दौरे पे गए हैं, वज़ीर आज़म बड़ा कुछ सीख के आएंगे, तो क्या तुर्की ड्रामे पाकिस्तान में ज़्यादा हो जाएंगे फिर अब? वो तो उनके जाए बगैर हो रहे थे। अभी आप देखिए तुर्की ड्रामे जो है ना जी, उनका एक फायदा तो हुआ है, तो इंडियन ड्रामे जो है वो कम से कम बंद हुए हैं, ठीक, या उनकी तरफ तवज्जो कम हो गई है लोगों की। अब तुर्की ड्रामा जो है उसमें मिसाला ज्यादा है, लोगों की तवज्जो ज्यादा हो गई उसकी तरफ। और शामी साहब ये जी मिस मून लाइट साहब है, इन्होंने सवाल किया, शामी साहब आपको शेर कैसे याद हो जाते हैं, वो तरीका हमें भी बता दें। बस ये तो लड़कपन में याद होते थे, अब तो हाफजा उस तरह नहीं रहा। ठीक, बस दुआ करें बादाम खाया करें। उस वक्त हमारी अम्मा हमें बादाम खिलाया करती थी। अगर आप लड़कपन में हैं तो आपको शेर याद हो जाए। शामी साहब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल फिर हम इसी वक्त, मैं तो इसी वक्त और इसी जगह से, और शामी साहब यहाँ से नहीं, कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे। आओ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।